नमस्कार साथियों, मैं आया हूं आपके सामने एक नया इंफॉर्मेटिव सेशन लेके, जहां पर हम बात करेंगे उस 36 आवर्स ऑपरेशन की जब 451 वर्ष के फॉरेन रूल को भारत के अंदर खत्म कर दिया गया। वापस से एक और कदम लिया गया था भारत को पूर्ण बनाने के अंदर। ये वही ऑपरेशन है जो विजय के नाम से जाना जाता है, जिसे 1961 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पोर्चुगल के खिलाफ किया था, जिसमें दादरा नगर एंड हवेली, दमन एंड दीव और गोवा को भारत से जोड़ा गया। ये ऑपरेशन का नाम विजय अपने आप में ही दर्शाता है कि पराक्रमी और शौर्य। ये ऑपरेशन विजय भारत के इतिहास में 3 अलग-अलग ऑपरेशन के नामों में भी है। दैट इज सबसे पहला ऑपरेशन विजय 1948 में हुआ, दूसरा पोर्चुगल के खिलाफ 1961 में हुआ और तीसरा कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ किया गया। ये 1961 का जो ऑपरेशन था, ये मात्र सिर्फ एक ही कारण की वजह से फेमस नहीं है कि पोर्चुगल को इंडिया से निकाला गया। नहीं, इसके अलावा भी हम इसको यूनिक मानते हैं कुछ दूसरे कारणों से। सबसे पहला कारण इसमें ये होता है कि ये सबसे पहली बार था जब ट्राई सर्विसेज दैट इज नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स तीनों ने मिलके यहाँ पर कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम किया, मिलके किसी दुश्मन के ऊपर काम किया। इसके अलावा ये वो ऑपरेशन है जब वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझता था, एक ऐसा पुअर कंट्री जो कभी यूरोपियंस को हरा नहीं सकता था, और इस टाइम पे इंडिया ने यूरोपियंस को हराया। अब जब पोर्चुगल को हरा दिया गया तो पोर्चुगल का रिएक्शन जाहिर सी बात है वो हजम करने वालों में से नहीं था। पोर्चुगल ने क्या किया, उसने $10,000 का जो बाउंटी होता है वो रख दिया था उस मिलिट्री कमांडर के सर पे जिसने 1961 के ऑपरेशन को सक्सेसफुली लीड किया। इसके अलावा इन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि जो भी इंडिया के अंदर जो भी गोवंस या दादरा नगर एंड हवेली, दमन एंड दीव या अजनी देवी आइलैंड्स, जो भी इधर जो रहने वाले लोग हैं, अगर इनको इंडिया में नहीं रहना है तो वो हमारे इधर आ जाए, वो हमारे सिटीजन बन जाए। ऐसे क्रूर स्टेप्स वो लेने लग गए, ऐसे दर्शाने लग गए कि इंडिया के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है। लगभग 15 साल लग गए थे इस ऑपरेशन के बाद, जब इंडिया और पोर्चुगल के संबंध थोड़े सुधरने हुए। अब सवाल ये है कि पोर्चुगल उस टाइम पे किस तरीके से ट्रीट कर रहा था इंडिया को। अब पोर्चुगल तो यूरोप में था बहुत ज्यादा दूर, और वो इंडिया के जो उसके टेरिटरीज है, दैट इज इंडिया के अंदर उसके टेरिटरीज कौन से थे, गोवा, दमन एंड दीव एंड द अजनी देवी आइलैंड्स। इन सारे एरियाज को वो एस्टाडो डा इंडिया के नाम से गवर्न करता था। दैट इज उसने बेसिकली इसको एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पोर्चुगल टेरिटरीज ऐसा करके घोषणा करा था। अब जब वो इंडिया के अंदर ये एरियाज को गवर्न कर रहा था, तब हमारी सरकार ने उनको बहुत बार बोला कि भाई आजादी के बाद कि भाई तुम हमें हमारे एरियाज दे दो, हमें हमारे एरियाज दे दो। बट पोर्चुगल ने बोला कि नहीं, वो हमारे एक्सटेंडेड एरियाज है, वो हम तुम्हें कभी दे ही नहीं सकते, वो हमारे ही भाग है। हमने बोला कैसे भाई, इतिहास गवाह है कि ये जो एरियाज रहे हैं वो हमारे ही एरियाज रहे हैं। हाउ कैन यू टेल दैट दे आर योर एरियाज? मतलब आप एंशिएंट हिस्ट्री उठा लो, आप मौर्यन समय उठा लो, आप भोजा का समय उठा लो, आप विजयनगर उठा लो, आप बहामनी साम्राज्य के समय पे उठा लो। फॉर मोर देन 3000 ईयर्स गोवा, दमन एंड दीव वो हमारा हिस्सा रहा है। तुम कैसे बोल सकते हो कि वो तुम्हारा हिस्सा है? तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने बोला कि 1510 में जब अल्फांसो डे अल्बुकर्क ने गोवा को बहामनी सल्तनत से अपने कब्जे में लिया था, उस पर्टिकुलर समय पे कोई भी इंडिया नाम का एंटिटी नहीं था। तो क्योंकि इंडिया नाम का एंटिटी नहीं है, तो तुम 1950 के बाद जब इंडिया बन चुके हो, तब तुम अगर हमसे वो एरिया लोगे तो भाई इंडिया तो है ही नहीं ना हमारे लिए। तो ऐसा करके उन्होंने हमारे सारे डायलॉग जो ऑपरेशंस है उसको इन्होंने नकारते गए, नकारते गए। अब पॉइंट ये था कि हमने इन लोगों से बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करी कि भाई तुम हमें हमारे एरियाज दे दो। लेकिन उस टाइम पे उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे पोर्चुगल के, दैट इज एंटोनियो सालाजार, इन्होंने सीधा सीधा नकार दिया कि भाई हम कभी भी दमन एंड दीव, गोवा तुम्हें वापस देने नहीं वाले हैं। ऐसा करके उन्होंने दे दिया। तो हमने क्या किया ना, हमने स्लोली एंड स्टडीली ऐसे नॉर्मली उनसे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो थे वो शुरू रखे। हमने स्टार्टिंग में कोई भी वायलेंस अपनाया नहीं। सो इनिशियली व्हाट हैपेंड इज दैट बाय द ईयर ऑफ 1952 हमने जो इनके एरियाज थे, दैट इज दादरा नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव है, इन एरियाज को क्या किया, ये सब जो है ना वो सेंटर ऑफ द कंट्रीज के अंदर थे, मतलब बीच बीच एरियाज के अंदर थे। तो हमने क्या किया, हमने इसे ब्लॉक करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां से गोवा से यहां जाने के लिए इनको रास्ता तो चुनना पड़ेगा, या तो पानी का माध्यम चुनना पड़ेगा। अगर पानी चुनेंगे तो यहाँ पे हमारे नेवी थे, रास्ता चुनेंगे तो बीच में ये लोग हमारे हमारे कंट्री के अंदर दाखिल हो रहे हैं। सो व्हाट वी डिड इज हमने ये लैंडलॉक्ड एरियाज को पूरा ही कवर करने का कोशिश कर दिया, इनके सप्लाईज कट किए बीच में, ठीक है, ताकि ऐसे करके थोड़ा उन पे प्रेशर आए और हम हमारे एरियाज को वापस ले सके। वायलेंस का यहाँ पर यूज किया नहीं गया, बस डिप्लोमेटिक चीजों को ही यहाँ पर प्रमोट करने की
कोशिश करी गई। फाइनली क्या होता है ना कि 1954 में जब हमने यही लैंडलॉक वाला एंगल वापस से और ज्यादा इंटेंसिफाई किया, तो पोर्चुगल क्या करता है कि ये मुद्दे को वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लेके जाता है। और आश्चर्य की बात है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो उस टाइम पे वेस्टर्न वर्ल्ड का ही था, तो उसने 1960 में ये बोल दिया कि भाई इंडिया जो है ना ये चीज कर नहीं सकता, इंडिया कैन नॉट लैंडलॉक दीज एरियाज, और इंडिया को ये चीज मानना पड़ेगा कि ये जो भी टेरिटरीज हैं वो सारे टेरिटरीज पोर्चुगल के हैं, ऐसा मान के चलो। तो भाई हमने बोला कि यार ऐसा तो कैसे कर रहे हो तुम। तो लुकिंग एट दिस इंटरनेशनल एंगल, हमारे उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल्सो मेनन साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर अलग अलग जगहों पे बात करना शुरू किया। नेहरू जी ही स्पोक टू द यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उस पर्टिकुलर टाइम पे, ड्वाइट आइजनहावर, उनसे बात किया, लेकिन ड्वाइट आइजनहावर इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे इंडिया को लेके और पोर्चुगल को लेके। एंड उस टाइम पे मेनन साहब थे, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर बात की, लेकिन वहां से भी कुछ इनको अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पोर्चुगल जो है वो यूएसए और यूके के साथ मिलके बोल रहा था कि लग रहा है कि 1960 में टेंशन इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि अभी तक 1955 में नेहरू जी को ये चीज गवारा नहीं था कि इंडिया के अंदर ही कोई दूसरा देश अपना बना बना के चलता रहे। तो हमने 1955 में ही डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को कैंसिल कर दिया, हमारे डिप्लोमेटिक काउंसिल को बंद कर दिया और पोर्चुगल को पूरा कट कर दिया, मतलब गोवा और पोर्चुगल को पूरा कट कर दिया था, ताकि हम वो एरिया कैसे तो भी करके ले सके। सो हमने हमारे एफर्ट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे गोवा को लेने के लिए। अब पॉइंट ये था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जो एंटोनियो सालाजार थे, ये बात कर रहे थे यूके और यूएसए से, और यूएसए के ऊपर ये दबाव डाल रहे थे कि भाई पाकिस्तान को तुम बोलो कि अगर कभी भी जंग का एक एंगल है वो अगर आता है, तो पाकिस्तान जो वेस्टर्न फ्रंट है वहां पर वो थोड़ा शेलिंग करे, ताकि इंडियन गवर्नमेंट का ध्यान उधर जाए और हम यहां से इंडियन गवर्नमेंट को रोक सके। तो ऐसा करके ये भाई साहब प्लानिंग भी बना रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया को घेरने के लिए। बट इंडिया बीइंग अ शार्प एंटिटी, इंडिया को ये सारी चीजें पता थी। एंड यूके भी उस टाइम पे नहीं चाह रहा था कि इंडिया को कोई भारी लॉसेस हो, क्योंकि यूके जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, चाइना को दबाने के लिए एंड इंडिया को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने के लिए जो यूएसए है वो इंडिया को इतना दबाना नहीं चाहता था। और इस टाइम पे यूएसए पोर्चुगल को बोलता है कि भाई तुम शांत रहो। तो ऐसा करके उस पर्टिकुलर जो समय है वहां पर जियोपॉलिटिक्स का एंगल भी चल रहा था। अब फाइनली क्या हो गया कि हमने बहुत सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए, लेकिन पोर्चुगल इस चीज को मान नहीं रहा था। जब पोर्चुगल मान नहीं रहा है तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नेहरू जी ने उस टाइम के नए नए बने हुए यूएसए के प्रेसिडेंट दैट इज जेएफ कैनेडी, वो थोड़े लिबरल व्यक्ति थे, तो उनसे बात किया, उन्हें बोला कि वी नीड आवर इंडिपेंडेंस। सो कैनेडी सपोर्टेड, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली ही टुक द डिसीजन टू अटैक। एंड तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस को बोला गया कि भाई तुमने सारे ही एरियाज दैट इज गोवा, दादरा नगर एंड हवेली, दमन एंड दीव एंड अजनी देवी के ऊपर अटैक करना है। लेकिन इसके पहले जस्ट कुछ समय पहले एक और इंसिडेंट हुआ था कि एक पैसेंजर बोट यहां से जा रहा था एंड इन लोगों ने, पोर्चुगीज लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, जिसके अंदर बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे एंड एक की मृत्यु भी हो गई थी। तो बिकॉज ऑफ दैट नेहरू जी ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया एंड दैट एक्शन वाज द राइट एक्शन कि हम इसके ऊपर जो लिबरेशन है, वो जो लिबरेशन वॉर है उसकी शुरुआत करेंगे। सो फाइनली क्या होता है कि आर्मी, मतलब वॉर स्टार्ट होता है एंड दोनों ही तरफ से आर्मी को गैदर किया जाता है। बट लकीली उस टाइम पे पोर्चुगल के पास आर्मी बहुत कम थी, इनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, इनके पास बस एक ही मेजर जहाज था, ठीक है, अफांसो दे अल्बुकर्क। बट हमारे पास मोर देन 45,000 ट्रूप्स थे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर था, 6-7 जहाज थे, फ्रिगेट्स थे, एंड वी ऑल्सो हैड द एयरफोर्स विद अस। सो क्या हो गया कि हमने एक ही साथ हम सब जगह पर अटैक करने लग गए, दैट इज गोवा के अंदर, अजनी देवी आइलैंड्स के अंदर एंड ऑल्सो दादरा नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव। हमने हवाई हमला, नौसेना का हमला और आर्म फोर्सेस का हमला, तीनों ही मिलकर हमने एक साथ हर एक जगह से अटैक करना शुरू किया। एंड फाइनली क्या होता है कि 36 आवर्स के इस लंबे स्ट्रगल के बाद, ठीक है, जब ये पूरा युद्ध रात रात तक चलते रहा, 36 आवर्स के बाद 17 दिसंबर को हमने ये युद्ध की शुरुआत करी एंड बाय द टाइम ऑफ 19 दिसंबर हम, क्या हो गया कि पोर्चुगीज को पता चल गया था कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फाइनली इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया 19 दिसंबर 1961 को एंड फाइनली गोवा हमारे साथ आ गया। और इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एकमात्र ऐसा एरिया है जो एक पर्टिकुलर वर्ष में दो बार इंडिपेंडेंस डे मनाता है, एक 15 अगस्त और एक 19 दिसंबर, क्योंकि ये लिबरेट हुए थे 19 दिसंबर को फॉरेन रूल से। सो इसी के साथ विल एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। डू बी कनेक्टेड एंड डू जॉइन आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एवरीबॉडी।